कौन है चोर। और फिर रिंकू थोड़ी देर सोचता है। अच्छे से सोचने के बाद वो जाकर उन चूहों से बातें करने लगता है और थोड़ी ही देर में रिंकू एक चूहे को पकड़ लेता है। तुम ही चोर हो छोटू चूहे। एक जंगल में पिग्गी रहता था। उसको कीमती पत्थर इकट्ठा करना बहुत पसंद था। उसके पास बहुत से कीमती पत्थर थे। उनमें से एक हीरा उसे खास पसंद था। लेकिन एक दिन जब वो घर वापस लौट रहा था तो देखता है कि हीरा उसके घर पर नहीं है। ये देखकर वो बहुत उदास हो जाता है और रोने लगता है। वो शेरा के पास जाता है। शेरा जी, मेरी मदद कीजिए, मेरा हीरा पत्थर चोरी हो गया है। शेरा सारे जानवरों को बुलाता है। पिग्गी का हीरा पत्थर चोरी हो गया है। ये बहुत गंभीर विषय है। चोर को पकड़ना होगा। रिंकू खरगोश, तुम बहुत होशियार हो। तुम चोर का पता लगाओ। जी, मैं पता करूँगा। और फिर रिंकू पिग्गी के घर में जाकर देखता है। वो अपनी होशियारी और सूझबूझ का इस्तेमाल करके सोचता है, यहाँ पर तो बहुत सारे चूहे हैं। मुझे पूरा यकीन है कि इन्हीं चूहों में से किसी ने पिग्गी का हीरा पत्थर चुराया है। लेकिन इतने सारे चूहों में कौन है चोर। और फिर रिंकू थोड़ी देर सोचता है। अच्छे से सोचने के बाद वो जाकर उन चूहों से बातें करने लगता है और थोड़ी ही देर में रिंकू एक चूहे को पकड़ लेता है। तुम ही चोर हो छोटू चूहे। अब बताओ, हीरा पत्थर कहाँ छुपा कर रखे हो। छोटू चूहा उसको हीरा पत्थर दे देता है। मुझे माफ कर दो, मैं आपसे चोरी नहीं करूँगा। मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकता क्योंकि तुमने मेरा हीरा नहीं चुराया है। तुम्हें शेरा जी और पिग्गी ही सजा या माफी दे सकते हैं। और फिर रिंकू छोटू को लेकर शेरा के पास जाता है। शेरा छोटू को जेल भेज देता है और अपना हीरा पत्थर वापस पाकर पिग्गी खुश होता है। लेकिन तुमने इतने चूहों में छोटू को कैसे पकड़ा रिंकू। मैं सभी चूहों से बात करने लगा और वो सभी बोले कि छोटू चूहा कुछ दिनों से बहुत घमंडी हो गया है और किसी से सीधे मुंह बात नहीं कर रहा है। सबके सामने इतनी अकड़ के साथ ऐसे रहता है जैसे वो उनका राजा हो। जब किसी नासमझ के पास अचानक से दौलत आ जाता है तो वो ऐसा ही घमंडी हो जाता है। रिंकू की सूझबूझ और समझदारी सुनकर शेरा बहुत खुश हो जाता है। टुन्नू लोमड़ी चोर को पकड़कर उसको पुलिस के हवाले कर देते हैं। पिंकी, दादाजी मुझे माफ कर दो। तू क्यों माफी मांग रहा है? तूने क्या किया? इसलिए क्योंकि मैं रॉकी को जंगल में छोड़ आया था। पर पिंकी बंदरिया और कुन्नू सियार भाई बहन हैं। वो गांव में अपने मम्मी पापा और दादा दादी के साथ रहते हैं। एक दिन स्कूल में आते समय पिंकी बंदरिया की नजर कीचड़ में सने एक कुत्ते पर गई। वो बहुत छोटा था और रो रहा था। पिंकी को उस पर तरस आ गया, इसलिए वो उसके पास गई और अपनी बोतल का कच्चा पानी उसने उस पर डाला और उसे अपनी गोद में उठा लिया। पिंकी, छोड़ इसे, देखिए कितना गंदा है और कितनी बदबू आ रही है इसमें से। छी, छोड़ इसको। नहीं कुन्नू, मैं इसको नहीं छोड़ सकती। पता नहीं इसके माँ बाप कहाँ हैं और देखो तो बेचारा रो रहा है। मैं इसको अपने साथ लेकर चल रही हूँ, ठीक है ना। पिंकी उस कुत्ते को अपने साथ ले आती है और उसको खाना खिलाती है और उसे अपने पास लेटाकर टीवी भी दिखाती है। कुन्नू ये देख बहुत गुस्सा हो जाता है। पिंकी, उतार इसको, ये हम दोनों का बेड है ना, तूने इसको कैसे बिठाया? उतार इसको अभी, कितना गंदा है ये, नाली में रहता है, उतार इसको। कुन्नू, ये छोटा सा ही तो है, जरा सी जगह ले लेगा तो क्या हो जाएगा। कुन्नू अब और गुस्सा हो जाता है और मन ही मन सोचता है, इस कुत्ते की वजह से मेरी बहन मुझे पराया कर रही है और मेरी चीजें भी छीन कर इसे दे रही है। इसका तो कुछ करना होगा, नहीं तो ये धीरे धीरे मुझसे सब कुछ छीन लेगा। पिंकी उस कुत्ते का नाम रॉकी रखती है। रॉकी के परिवार के बाकी लोग भी रॉकी से बहुत प्यार करने लगते हैं, पर कुन्नू अभी भी उसे घर से निकालने की तरकीबें सोचता रहता है। एक दिन वो रॉकी की पूंछ में पटाखे जलाने ही वाला था कि तभी वहाँ उसकी माँ चुनमुन नीलगाय आ गई। कुन्नू, ये तुम क्या कर रहे हो? उस बच्चे की पूंछ पर पटाखे क्यों जला रहे हो? कोई तुम्हारे साथ ऐसा करेगा तो कैसा लगेगा? छोड़ो उसको, लाओ मुझे दो। चुनमुन से डांट खाने के बाद भी कुन्नू नहीं सुधरता और फिर एक दिन रॉकी
के खाने में मिर्ची डाल देता है। रॉकी वो दूध पीता उससे पहले ही उसके दादा टुन्नू शेर वहाँ पहुँच गए। कुन्नू, ये दूध लाल क्यों है? क्या मिलाया है इसमें? कुन्नू घबरा जाता है। सच सच बोलो कुन्नू। नहीं कुछ भी नहीं दादाजी, वो तो ऐसे ही हो गया। मैं जानता हूँ तुम रॉकी को जरा भी प्यार नहीं करते हो और उसे घर से निकालना चाहते हो, पर बेटे ये बेचारा भी बहुत छोटा है, तो जानता भी नहीं कि तुम इसके साथ क्या क्या कर रहे हो, इसलिए ये सब छोड़ो और उसके साथ प्यार से पेश आओ, ठीक है? दादा के समझाने पर भी कुन्नू नहीं समझता और फिर एक रात वो रॉकी को लेकर जंगल में चला जाता है और उसे कहीं दूर छोड़ाता है और घर आकर सो जाता है। अब उस रॉकी को मैं ऐसी जगह छोड़ कर आया हूँ जहाँ से वो चाह कर भी वापस नहीं आ सकता और मैं जीऊंगा चैन की जिंदगी। अंधेरी रात हो चुकी थी, घर में सब सो चुके थे कि तभी एक लोमड़ी चोर उनके घर में घुस जाती है और एक एक करके घर का सारा कीमती सामान चुरा लेती है। पर जैसे ही वो घर के बाहर कदम रखती है वैसे ही रॉकी भौंकने लगता है और घर वाले सारे लोग जाग जाते हैं। तब तक रॉकी लोमड़ी चोर को हिलने तक नहीं देता। अच्छा, तो ये चोर हमारे घर में चोरी करने आया था। शाबाश रॉकी, अगर आज तुम नहीं होते पता नहीं क्या हो जाता। टुन्नू लोमड़ी चोर को पकड़कर उसको पुलिस के हवाले कर देते हैं। पिंकी, दादाजी मुझे माफ कर दो। तू क्यों माफी मांग रहा है? तूने क्या किया? इसलिए क्योंकि मैं रॉकी को जंगल में छोड़ आया था, पर पता नहीं ये वापस कैसे आया। यही तो खासियत है मेरे दोस्त की। रॉकी, मुझे माफ कर दे प्लीज। सॉरी यार, अब हम दोस्त बन सकते हैं, तू दोस्ती करेगा मेरे से? रॉकी अपना एक पैर आगे बढ़ाता है और अब दोनों के बीच दोस्ती हो जाती है। रॉकी कुन्नू का भी दोस्त बन जाता है और फिर सब खुशी खुशी रहते हैं। और पुलिस की बाइक को ही चुरा कर भाग जाता है। ये सब बबलू अपनी बर्तन बाइक से देख रहा था। फिर वो तुरंत ही कालू कौवे का अपनी बर्तन बाइक से पीछा करने लगता है और उसे जोर से एक लात लगाता है। कालू की बाइक डगमगा जाती है और कालू जोर से गिर जाता है। बिलासपुर में बबलू नाम का कबूतर रहता था। वो किसी भी चीज से कोई भी सामान बनाने की हुनर रखता था, जैसे प्लास्टिक की बोतल से नाव बनाना, कार्डबोर्ड से सजावटी सामान बनाना वगैरह। ये बात उसकी माँ पीलू को पसंद नहीं थी। बेटा बबलू, तू हमेशा कुछ न कुछ करता ही रहता है, लेकिन काम की एक भी चीज नहीं करता। आखिर कब सुधरेगा तू? तेरी शादी भी तो करवानी है। माँ, मैं काम करके जितना पैसा कमाता हूँ उतने में घर का खर्चा तो चल जाता है ना। तुम मुझे ताना कब बंद करोगी? घर खर्च का जितना पैसा आता है उतना तो तू घर के सामान से फालतू की चीजें बनाने में लगा देता है। घर की पूरी बोतल्स, घर की अलमारी की लकड़ी सब बेकार गई। मैं इतनी मेहनत मजदूरी करके घर चला रही हूँ और एक तू है कि सारा सामान कबाड़ा कर देता है। माँ, मुझे कुछ दिन और दो, तुम जरूर एक दिन मुझ पे गर्व करोगी। भगवान करे वो दिन जल्दी आए, नहीं तो तू तो हमारा घोंसला ही बिकवा देगा। इस तरह से कुछ दिन और बीत जाते हैं। एक बार बबलू के घर में बर्तन दिखाई नहीं दे रहे थे, तो उसकी माँ उसे आवाज लगा के कहती है, बबलू, ओ बबलू, कहाँ है तू? हाँ माँ, क्यों आवाज दे रही हो? बताओ क्या काम है? बेटा, लगता है घर में चोरी हो गई है। एक भी बर्तन दिखाई नहीं दे रही है। चल हम पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करते हैं। नहीं माँ, बर्तन कहीं नहीं गए हैं। आओ अपने घोंसले के पीछे चलो, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। फिर बबलू अपनी माँ को घोंसले के पीछे लेके जाता है और वहाँ बर्तनों से बनी एक मोटरसाइकिल दिखाता है और बबलू कहता है, माँ ये देखो, है ना कमाल की चीज। अरे नालायक, ये क्या कर दिया तूने? अब मैं घर का खाना किसमें बनाऊंगी? ये बर्तन की बाइक कौन चलाएगा? तू तो मुझे बर्बाद ही कर देगा। तभी वहाँ सुंदरी आती है। अरे पीलू, ये बबलू को क्यों मार रही हो? इसने ऐसी मोटरसाइकिल बनाई है कि सब इसे देखते ही रहेंगे। नहीं सुंदरी बहन, ये बबलू पता नहीं कब मुझे तंग करना बंद करेगा। जंगल में कालू कौवा मोटरसाइकिल बाइक्स चोरी करता था। घर से या बाजार से वो बाइक चुराने में कामयाब हो ही जाता था। पक्षी उसकी कंप्लेंट लेकर पुलिस बाज के पास पहुँचे। इंस्पेक्टर बाज जी, हमारी बाइक रोज चोरी हो रहे हैं, आप कुछ कीजिए ना। और चोर तो मेरे 5 साल में बेटे की बाइक भी चुरा के ले गया। मैं तो लुट गया इंस्पेक्टर भाईजान। हाँ,
लगता है ये काम कालू कौवे का है। एक बार हाथ लग जाए तो मैं उसे बड़ी जेल में डलवा दूंगा। लेकिन उसके लिए आपको कितना टाइम लगेगा इंस्पेक्टर साहब? इतने दिनों में तो वो सारे जंगल की बाइक्स चुरा लेगा और किसी के पास मोटरसाइकिल बाइक्स नहीं बचेंगे। हाँ, बंटी जी, कालू को जो कोई भी पकड़वाने में पुलिस की मदद करेगा, मैं उसे सरकार से 50,000 का इनाम दिलवाऊंगा। इस तरह से सभी वहाँ से चले जाते हैं। कालू ये सब दूर बैठकर सुन रहा था। ऐसा क्या, मुझ पर इनाम? अब मजा चखाऊंगा इन पुलिस वालों को। मैं इनकी ही बाइक चुरा के भाग जाऊंगा और इन्हें पता भी नहीं चलेगा। थोड़ी देर बाद ही पुलिस स्टेशन में कालू कौवा मच्छर मारने की दवाई से धुआं धुआं कर देता है और पुलिस की बाइक को ही चुरा कर भाग जाता है। पुलिस बाज का सर चकरा रहा था, वो कुछ नहीं कर पाया। ये सब बबलू अपने बर्तन बाइक से देख रहा था। फिर वो तुरंत ही कालू कौवे का अपनी बर्तन बाइक से पीछा करने लगता है और जल्दी ही बबलू कालू की बाइक के पास पहुंच जाता है और उसे जोर से एक लात लगाता है। कालू की बाइक डगमगा जाती है और कालू जोर से गिर जाता है। बबलू अपनी बर्तन बाइक से कालू को पकड़ने में कामयाब होता है और फिर उसे पुलिस स्टेशन लेके आता है। अरे ये क्या, ये कौन सी नायाब बाइक है जिससे तूने मुझे पकड़ा है? ये मेरी स्पेशल बर्तन बाइक है। ऐसी बाइक तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। और अब तुम ऐसी बाइक को क्या, कैसी भी बाइक को नहीं देख पाओगे, क्योंकि अब तुम जेल में पड़े रहोगे। फिर अगले दिन पूरे जंगल के सामने बबलू को पुलिस के द्वारा पूरे 50,000 का इनाम दिया जाता है। बबलू की माँ बहुत खुश होती है और कहती है, वाह बबलू, तूने तो मेरा नाम रोशन कर दिया बेटा। पूरे गांव में तेरी बर्तन बाइक अब फेमस हो गई है और तू भी। इस तरह से अब बबलू के अनोखे काम पूरे जंगल में प्रसिद्ध हो गए। उसके पास अब पैसे आने लगे और बबलू अपनी माँ पीलू के साथ हंसी खुशी रहने लगा। मम्मी पापा, हम कहीं जा रहे हैं क्या? मम्मी, हाँ बच्चों, तुम्हारी नानी का कॉल आया था। वो कह रही थी कि बच्चों की स्कूल की छुट्टी पड़ गई है तो उनके पास आ जाओ, इसलिए हम आज ही गांव के लिए निकल रहे हैं। सर्दियों का मौसम चल रहा था। पीहू, हिरन और चुनू बालू की स्कूल की भी छुट्टियां पड़ गई थी। वो दोनों दिन भर खेलते ही रहते थे। उनके साथ उनकी सोसाइटी के बच्चे भी खेलते रहते थे। एक दिन जब वो बाहर से खेलकर घर में आए तो उन्होंने देखा कि उनके मम्मी पापा कपड़ों को बैग में पैक कर रहे हैं। तो इस पर दोनों को उत्सुकता हुई, इसलिए दोनों ने एक साथ पूछा, मम्मी पापा, हम कहीं जा रहे हैं क्या? मम्मी, हाँ बच्चों, तुम्हारी नानी का कॉल आया था। वो कह रही थी कि बच्चों की स्कूल की छुट्टी पड़ गई है तो उनके पास आ जाओ, इसलिए हम आज ही गाँव के लिए निकल रहे हैं। ये सुनते ही दोनों खुशी से झूम उठे। ये हम नानी के पास जाएंगे, बहुत मजा आएगा। दोनों ने जल्दी जल्दी से अपना अपना बैग पैक किया और ट्रेन को पकड़कर नानी के गांव आ गए। वो जैसे ही नानी के घर पहुंचते हैं वैसे ही नानी बाहर निकल कर आती है और पीहू और चुनू को गले से लगा लेती है। अरे मेरे बच्चों, आ जाओ आ जाओ। अरे कितने बड़े हो गए हो तुम तो। आ जाओ, चलो अंदर चलो, तुम्हारे मौसा मौसी, मामा मामी इंतजार कर रहे हैं। चलो चलो। वो जैसे ही घर के अंदर आते हैं वैसे ही पीहू और चुन्नू के मामा मामी और मौसा मौसी उनकी खातिरदारी में लग जाते हैं। अरे मेरे बच्चों, कैसे हो तुम? पिछली बार आए थे तो कितने छोटे थे, अब देखो कितने बड़े हो गए हो। देख पीहू, तेरी मौसी तेरे लिए क्या लाई है। ये तो मेरी फेवरेट चॉकलेट है। थैंक यू मौसी। पीहू और चुन्नू को भी बहुत अच्छा लग रहा था। उन्होंने सबको नमस्ते की। कुछ देर बाद वो अपने खेत पर पहुँचते हैं जहाँ गन्ने की फसल लगी हुई थी। मामा जी, मुझे गन्ना खाना है, एक गन्ना दो ना। अरे क्यों नहीं मेरी लाडो रानी, रुको मैं अभी तोड़ कर देता हूँ। मामा 2 गन्ने तोड़कर पीहू और चुन्नू को देते हैं। दोनों बड़े ही मजे से गन्ने का लुत्फ उठाते हैं। उसके बाद वो सरसों का खेत भी देखते हैं। मौसी जी, ये सरसों के फूल तो बहुत सुंदर है, मैं एक फोटो खिंचा लूं? क्यों नहीं, जरूर आओ, मैं तुम्हारी फोटो खींच देती हूँ। मौसी दोनों की फोटो खींचती है। तभी वो देखते हैं कि पास ही के खेत में कुछ गायें और भैंसे घास चर रही
रही हैं। ये नजारा उन्हें और लुभाता है और वो आगे बढ़कर उन्हें चारा देते हैं। खेत को घूमने के बाद वो दोनों घर आ जाते हैं। रात भी हो जाती है, ठंड अब और बढ़ने लगती है। नाना जी, यहाँ पर बहुत ठंड है, मुंबई में तो इतनी ठंड नहीं पड़ती, कुछ करो ना। क्योंकि बच्चों वहाँ पर खेत खलियान और पेड़ पौधे इतने नहीं हैं जितने यहाँ हैं, इसलिए यहाँ ठंड भी ज्यादा पड़ती है। पर तुम चिंता मत करो, मैं अभी आग जला देता हूँ। नाना जी लकड़ियों को इकट्ठा कर उन्हें जला देते हैं। तभी लाइट भी चली जाती है। ओ, अब लाइट भी चली गई नानी जी, पूरे घर में तो अंधेरा छा गया है, अब क्या करेंगे? मैं अभी लालटेन जला देती हूँ। नानी लालटेन जलाकर ले आती है। उसके बाद पीहू और चुन्नू का सोने का समय आ जाता है, पर वो अपने मम्मी पापा के पास ना सोकर नाना नानी के पास सोते हैं। नानी जी, कहानी सुनाओ ना, मुझे ना आपकी कहानी सुननी है। वो जो हम पिछली बार आए थे तब आपने एक कहानी सुनाई थी ना, वो मुझे बहुत अच्छी लगी थी। प्लीज वही वाली कहानी सुनाओ ना। कौन सी वाली बेटी? मुझे याद नहीं है, तुम बताओ तो मैं सुना दूं। वही नानी, वही वो कौवे वाली, वो प्यासे कौवे वाली जो आपने सुनाई थी। ओहो, वो वाली कहानी सुननी है तुम्हें? अजी तुम ही सुना दो ना इन्हें। अरे तुम ही सुना दो भाग्यवान। नानी कहानी सुनाना शुरू करती है। दोनों नाना नानी के बीच लेटे हुए थे और कहानी का लुत्फ उठा रहे थे। कहानी सुनते सुनते दोनों गहरी नींद में चले जाते हैं और सो जाते हैं। सोना नाम की एक भालू रहती थी। उसके 2 बच्चे थे जिनका नाम भोलू और नोनी था। दोनों बच्चे बहुत ही शरारती थे। एक दिन वह अपने मम्मी के साथ बाजार में शॉपिंग करने के लिए गए। शॉपिंग करते हुए दोनों बच्चों को भूख लगने लगी, इसलिए दोनों ने अपनी मम्मी से कहा, बोलू मम्मी मम्मी सुनो ना, बहुत जोर से भूख लगी है, कुछ खिलाओ ना, पेट में दर्द होने लगा है भूख से। नोनी, हाँ मम्मी, बोलू सही कह रहा है, मेरे भी पेट में दर्द होने लगा है भूख से, कुछ खिलाओ ना। सोना, अरे अरे बच्चों, तुम्हें भूख लगने लगी है, चलो ठीक है, हम यहाँ कुछ खा लेते हैं, वैसे भी शॉपिंग तो हो ही गई है। चलो बच्चों, पास ही में एक बर्गर विन है, वहाँ चलते हैं और बर्गर खा लेते हैं। भोलू और नोनी भालू दोनों खुशी से नाचने लगते हैं और तीनों बर्गर विन जाते हैं और अंदर जाकर एक एक बर्गर खाते हैं। बर्गर खाने के बाद दोनों बच्चों का मन नहीं भरता, इसलिए वे अपनी मम्मी से कहते हैं, भोलू मम्मी एक और बर्गर खाना है, प्लीज मम्मी एक और बर्गर खिला दो ना। नोनी, और एक बर्गर मुझे भी मम्मी प्लीज। सोना, नहीं बच्चों, तुम्हें पता है ना पापा क्या बोलते हैं, बर्गर खाना अच्छी बात नहीं है, ज्यादा फास्ट फूड खाने से हमारी तबीयत खराब हो सकती है। आप देखो, मैं तुम्हें एक एक बर्गर खिला दिया, चलो अब घर चलो। बोलू, मम्मी बस एक बर्गर, लास्ट ना, इसके बाद नहीं मांगूंगा। तभी वहाँ शॉप का ऑनर चिंकी लोमड़ी आ जाती है और वह सोना भालू से कहती है, चिंकी, अरे बहन जी, बच्चे लास्ट बर्गर खाना चाहते हैं तो खिला दो ना, वैसे भी बहन जी बच्चे कौन सा रोज रोज आते हैं, आज ही खा रहे हैं तो खिला दो, बच्चों का दिल मत तोड़ो बहन जी। सोना, मगर बहन जी। नोनी, मम्मी प्लीज लास्ट बर्गर ना, बस इसके बाद नहीं मांगेंगे। सोना, अच्छा ठीक है, मगर ये लास्ट है, इसके बाद मैं नहीं बर्गर खिलाऊंगी, ठीक है। दोनों बच्चे खुश हो जाते हैं और एक एक बर्गर और खा लेते हैं और फिर अपने घर आ जाते हैं। शाम को जब सोनू पापा घर से आते हैं तो सोना सभी के लिए खाना लगा देती है। तभी सोनू भालू बच्चों को बुलाता है, सोनू बच्चों आओ खाना खा लो। बोलू, नहीं पापा, हमें भूख नहीं लगी है, आप खा लो। सोनू, अरे ये बच्चों को क्या हुआ, आज ये खाना क्यों नहीं खा रहे हैं। सोना, अरे आज बच्चों ने 2-2 बर्गर खाए हैं तो भूख नहीं लग रही होगी, आप खा लीजिए। सोनू, बर्गर? लेकिन मैंने मना किया है ना कि कोई भी बर्गर या किसी तरह का फास्ट फूड नहीं खाएगा। सोना, अरे आज बच्चों का मन था और उन्हें जोर से भूख भी लगी थी तो खिला दिया, वैसे भी कौन सा रोज रोज खाते हैं, अब आप गुस्सा मत होइए, खाना खा लीजिए। अगले दिन भोलू और नोनी भालू को मम्मी तैयार करके स्कूल में भेज देती है। वहाँ से जब वह घर आते हैं तो अपना भरा हुआ टिफिन मम्मी को देते हुए कहते हैं, भोलू मम्मी आज हमने खाना नहीं खाया, वो आज स्कूल के बाहर ही एक बर्गर वाला आ गया था तो हमने उसे बर्गर लेकर खा लिया। सोना, पर बच्चों मैंने तुम्हारी पसंद की छोले की सब्जी बनाई थी ना, तुम्हें वो खानी चाहिए थी, रोज रोज बर्गर खाने से बीमार पड़ सकते हो। शाम होती है और फिर खाने के लिए सब बैठते हैं। सोनू बच्चों से खाना खाने के लिए कहता है। बोलू, नहीं पापा, हमें नहीं खाना, हमें तो बर्गर ही खाना है। नोनी, हाँ पापा, ये हमसे नहीं खाया
जाएगा, हमें बर्गर ला कर दो। सोनू, दोनों की पिटाई हो जाएगी। अब अगर बर्गर खा लिया दोनों ने, चुपचाप होकर यहाँ पर आकर खाना खाओ। चलो। नोनी, पापा हमसे ये नहीं खाया जाएगा, हमें बर्गर या पिज्जा खिला दो, हम नहीं तो हम भूखे ही सो जाएंगे। बच्चों की जिद के आगे दोनों हार मान जाते हैं और बच्चों के लिए बर्गर मंगा लेते हैं। अब रोज रोज बच्चे कभी बर्गर तो कभी पिज्जा खाने लगे। एक दिन बच्चों के पेट में दर्द होने लगा। सोनू बच्चों को पास ही के अस्पताल में लेकर जाता है, जहाँ हाथी डॉक्टर बताते हैं, हाथी डॉक्टर, भाई साहब बच्चों की लीवर और इम्यूनिटी बहुत कमजोर हो गई है, इनका फास्ट फूड खाना बंद करो वरना बहुत बुरा हो सकता है। सोनू बच्चों को घर ले आता है और उन्हें घर का खाना खिलाते हैं, मगर बच्चों से वह नहीं खाया जाता है। उन्हें तो बर्गर और पिज्जा की आदत पड़ चुकी थी, तो वो भला घर का खाना कैसे खा सकते थे। भोलू, मम्मी बर्गर खाना है, इसे खाएंगे तो उल्टी हो जाएगी, इसका स्वाद जरा भी अच्छा नहीं है। बच्चे खाना नहीं खाते हैं और अपने अपने रूम में चले जाते हैं। तभी घर पर भालू दादी आती है और सोनू और सोना सारी बात भालू दादी को बताते हैं। भालू दादी किचन में जाती है और आलू गोभी के पराठे बनाना शुरू करती है और जब वो बन जाते हैं तो बच्चों को देती है। भालू दादी, बच्चों जरा ये खाकर तो बताओ कैसा है। बोलू, दादी हमसे ये नहीं खाया जाएगा, हमें बर्गर खाना है, हमें बर्गर ला के दो, हमें बर्गर खाना है दादी। भालू दादी, बेटा एक बार खाकर तो देखो, अगर पसंद नहीं आया तो बर्गर ही खा लेना। नोनी, ठीक है दादी आप इतना कह रहे हो तो खाकर देख लेते हैं। दोनों बच्चे पराठे खाना शुरू करते हैं। पराठे खाते ही दोनों खुश हो जाते हैं क्योंकि वह पराठे उनकी पसंद के बने थे और उनका पराठे खाकर पेट भी भर जाता है। अब नोनी और भोलू दोनों रोज पराठे खाने लगे और उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई। कौन है चोर? और फिर रिंकू थोड़ी देर सोचता है। अच्छे से सोचने के बाद वो जाकर उन चूहों से बातें करने लगता है और थोड़ी ही देर में रिंकू एक चूहे को पकड़ लेता है। तुम ही चोर हो छोटू चूहे। एक जंगल में पिग्गी रहता था। उसको कीमती पत्थर इकट्ठा करना बहुत पसंद था। उसके पास बहुत से कीमती पत्थर थे, उनमें से एक हीरा उसे खास पसंद था। लेकिन एक दिन जब वो घर वापस लौट रहा था तो देखता है कि हीरा उसके घर पर नहीं है। ये देखकर वो बहुत उदास हो जाता है और रोने लगता है। वो शेरा के पास जाता है। शेरा जी मेरी मदद कीजिए, मेरा हीरा पत्थर चोरी हो गया है। शेरा सारे जानवरों को बुलाता है। पिग्गी का हीरा पत्थर चोरी हो गया है, ये बहुत गंभीर विषय है, चोर को पकड़ना होगा। रिंकू खरगोश तुम बहुत होशियार हो, तुम चोर का पता लगाओ। जी मैं पता करूँगा। और फिर रिंकू पिग्गी के घर में जाकर देखता है। वो अपनी होशियारी और सूझबूझ का इस्तेमाल करके सोचता है, यहाँ पर तो बहुत सारे चूहे हैं। मुझे पूरा यकीन है कि इन्हीं चूहों में से किसी ने पिग्गी का हीरा पत्थर चुराया है। लेकिन इतने सारे चूहों में कौन है चोर? और फिर रिंकू थोड़ी देर सोचता है। अच्छे से सोचने के बाद वो जाकर उन चूहों से बातें करने लगता है और थोड़ी ही देर में रिंकू एक चूहे को पकड़ लेता है। तुम ही चोर हो छोटू चूहे, अब बताओ हीरा पत्थर कहाँ छुपा कर रखे हो? छोटू चूहा उसको हीरा पत्थर दे देता है। मुझे माफ कर दो, मैं आपसे चोरी नहीं करूँगा। मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकता क्योंकि तुमने मेरा हीरा नहीं चुराया है। तुम्हें शेरा जी और पिग्गी ही सजा या माफी दे सकते हैं। और फिर रिंकू छोटू को लेकर शेरा के पास जाता है। शेरा छोटू को जेल भेज देता है और अपना हीरा पत्थर वापस पाकर पिग्गी खुश होता है। लेकिन तुमने इतने चूहों में छोटू को कैसे पकड़ा रिंकू? मैं सभी चूहों से बात करने लगा और वो सभी बोले कि छोटू चूहा कुछ दिनों से बहुत घमंडी हो गया है और किसी से सीधे मुंह बात नहीं कर रहा है। सबके सामने इतनी अकड़ के साथ ऐसे रहता है जैसे वो उनका राजा हो। जब किसी नासमझ के पास अचानक से दौलत आ जाता है तो वो ऐसा ही घमंडी हो जाता है। रिंकू की सूझबूझ और समझदारी सुनकर शेरा बहुत खुश हो जाता है। पापा इस बॉक्स पर भी ऐसा ही ताला लगा है। बेटा अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि इसके अंदर क्या है बच्चों। इसके अंदर मेरे बचपन का खजाना है। क्या कहा पापा, इसके अंदर आपका खजाना है? क्या सच में? अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है। एक दिन मोना शेरनी, जो कि चिंटू और निमकी की मम्मी है, वह काम कर रही थी तो चिंटू वहाँ जाता है। मम्मी मम्मी, वो जो ऊपर जो कमरा है उसमें क्या रखा हुआ है? जब देखो वह कमरा बंद ही रहता है, चलो ना उसे खोल कर देखते हैं।
हैं आखिर क्या है उस कमरे में। नहीं चिंटू, जाकर अपनी पढ़ाई करो। चलो, ऐसे काम में तुम्हारा बहुत दिमाग चलता है। मैंने मना किया ना तुम्हें, जिस काम के लिए मना किया जाए वह मत किया करो, लेकिन तुम फिर भी नहीं समझते हो। चलो अब जाओ यहाँ से, मुझे काम करने दो। चलो। जब भी मैं आपसे उस कमरे के बारे में पूछता हूँ तो आप मुझे ऐसे ही पढ़ाई के नाम पर भगा देते हो। मुझे बता क्यों नहीं देते कि आखिर उसमें क्या रखा हुआ है। चिंटू बंदर अपनी मम्मी से बोल ही रहा था कि तभी वहाँ ननकी लोमड़ी भी आ जाती है। मम्मी, इस डब्बे को खोलो ना, इस पर ताला लगा हुआ है, इसे खोलकर दिखाओ मुझे इसके अंदर क्या रखा हुआ है। वह कम था क्या जो दूसरी तू आ गई। मैंने तुमसे कितनी बार मना किया है कि ये सब पापा का सामान है, इसे हाथ मत लगाया करो। ये सब पापा के जरूरी हो सकता है, इसलिए अब तुम इन्हें रखो और जाओ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। मम्मा प्लीज मुझे बताओ ना इसके अंदर क्या रखा हुआ है, इसे खोलकर तो देखो ना, इसके बाद हम इसको हाथ नहीं लगाएंगे। बोला ना बच्चों, नहीं का मतलब नहीं। चलो जाओ, अब मुझे काम करना है और फिर बाजार भी जाना है। तुम खुद अपने पापा से ही पूछ लेना। चलो अब मुझे काम करने दो। थोड़ी देर में मम्मी बाजार के लिए चली जाती है और चिंटू बंदर और ननकी लोमड़ी मौका पाते ही उस डब्बे को फिर से खोलने में लग जाते हैं, मगर ताला लगा होने की वजह से वह उनसे खुलने वाला नहीं था। वह मायूस होकर अपने पापा रॉकी भालू के पास जाते हैं। पापा, आपने इसके अंदर ऐसा क्या रखा हुआ है जो मम्मी इसे हमें कभी नहीं छूने देती? आप इसे खोलिए ना। अच्छा, तो तुम इसे क्यों खुलवाना चाहते हो? पापा इसे खोल दीजिए ना, हमें बस देखना है इसमें क्या रखा है। अच्छा ठीक है, मैं इसे खोल दूंगा, मगर मेरे पास एक और ऐसा ही बॉक्स है, वो भी मैं अभी लेकर आता हूँ, रुको। रॉकी भालू अंदर अपने कमरे में से एक और बॉक्स लेकर आता है जिस पर भी ऐसा ही ताला लगा हुआ था। पापा, इस बॉक्स पर भी ऐसा ही ताला लगा है। बेटा, अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि इसके अंदर क्या है बच्चों। इसके अंदर मेरे बचपन का खजाना है जो मैं तुम्हें दे दूंगा, मगर मेरी एक शर्त है, तुम्हें इन दोनों बॉक्स में से अपना एक एक बॉक्स पहले ही चूज करना पड़ेगा। तो तुम अपने लिए एक एक बॉक्स चूज कर लो। क्या कहा पापा, इसके अंदर आपका खजाना है क्या सच में? अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है, मैं तो ये वाला बॉक्स लूंगी। तो ठीक है पापा जी, ये वाला बॉक्स मैं लूंगा। ठीक है बच्चों, अब इसमें से जो भी निकलेगा वो तुम्हें रखना होगा। चलो बच्चों हटो, मुझे ताला खोलने दो। रॉकी सबसे पहले चिंटू वाला बॉक्स खोलता है तो उसके अंदर बहुत सारी किताबें होती हैं, जिसे देखकर चिंटू बहुत उदास हो जाता है। फिर रॉकी ननकी वाला बॉक्स खोलता है तो उसके अंदर उसे बहुत सारे खिलौने मिलते हैं, जिसे देख चिंटू और उदास हो जाता है। तब ननकी अपने भाई को देखकर उससे कहती है, भाई क्या हुआ, आप उदास क्यों हो रहे हो? आप तो मेरे भाई हो और जो मेरा है वो आपका भी तो है ना, और जो आपका है वो मेरा है, तो ये खिलौने भी तो आपके हुए ना। चिंटू ये सुनकर बहुत खुश होता है। भैया, अब साथ में इन किताबों को हम पढ़ेंगे और इन खिलौने से भी खेलेंगे। हाँ ननकी, हम पापा के खजाने से बहुत मस्ती करेंगे। तुम तो सच में बहुत समझदार हो मेरे बच्चों। मैं यही तो देखना चाहता था कि तुम दोनों अपने अपने खजाने के साथ क्या करोगे, मगर तुमने उन्हें साथ में खेलने के बारे में सोचा, मुझे बहुत अच्छा लगा। अब तुम मेरे खजाने का फायदा उठाओ और जाओ अपने दोस्तों के साथ खेलो और मस्ती करो। दोनों खिलौने लेकर अपने दोस्तों के साथ मस्ती करने के लिए बाहर चले जाते हैं। जी बबली बहन, आपकी ऐसी हेयर कट करूंगी कि सब आप ही को देखते रहेंगे। पीलू बबली का हेयर कट करने लगती है, लेकिन बबली अपने हेयर कट से बिल्कुल भी खुश नहीं होती है। अरे ये क्या कर दिया पीलू, मैं कितनी बदसूरत लग रही हूँ। ऐसे तो मेरा सब मजाक उड़ाएंगे, मैं तुम्हें इसकी पेमेंट नहीं करूँगी। बंसीपुर नाम के छोटे से नगर में एक गरीब चिड़िया पीलू हेयर ड्रेसिंग का काम करती थी। वो अपने ही घर पे दुकान चलाती थी, वही काम करती थी और वही रहती थी। पीलू अपनी कमाई बढ़ाने के लिए अपनी दुकान घर के सामने एक बोर्ड लगाई कि उसके यहाँ 24 घंटे सर्विस मिलती है। ऐसे ही एक दिन बबली पीलू के यहाँ हेयर ड्रेसिंग के लिए आई। पीलू, मुझे बढ़िया सा हेयर कट करके देना, मुझे किटी पार्टी में जाना है। जी बबली बहन, आपकी ऐसी हेयर कट करूंगी कि सब आप ही को देखते रहेंगे। पीलू बबली का हेयर कट करने लगती है, लेकिन बबली अपने हेयर कट से बिल्कुल भी खुश नहीं होती है। अरे ये क्या कर दिया पीलू, मैं कितनी बदसूरत लग रही हूँ। ऐसे तो मेरा सब मजाक उड़ाएंगे, मैं तुम्हें इसकी पेमेंट नहीं करूँगी। पीलू बहुत दुखी होती है और रोने लगती है। बबली वहाँ से चली जाती है, लेकिन जब बबली अपनी किटी पार्टी में पहुँचती है तो उसकी सहेलियाँ उसकी बहुत तारीफ करती है। वाह बबली, तुम्हारी हेयर स्टाइल तो बिल्कुल हीरोइन जैसी है, कहाँ से करवाई हो? ऐसे पिंकी कहती है।
हाँ, ऐसी हेयर स्टाइल तो हम मैगजीन में देखते हैं। क्या तुम लोग सच में मेरी हेयर स्टाइल से खुश हो? बबली को विश्वास नहीं हो रहा था कि उसकी हेयर स्टाइल सबको पसंद आ रही थी। बबली को उसके घर में उसके पति से भी बहुत तारीफ मिलती है, लेकिन फिर भी वो पीलू को पैसे नहीं देती। बबली जी, आपकी सहेलियाँ और आपके पति को आपकी हेयर स्टाइल बहुत पसंद आई है, तो आप मुझे पेमेंट क्यों नहीं देती है? मैं बहुत गरीब हूँ, मुझे पैसे दीजिए ना, मैं अपनी मेहनत का पैसा मांग रही हूँ। मैं तुम्हें और कस्टमर्स दिला दूंगी पीलू। ऐसे ही एक दिन हरी तोती पीलू के यहाँ पहुँचती है। पीलू, मुझे बबली आंटी ने तुम्हारे यहाँ भेजी है। मुझे देखने के लिए लड़के वाले आने वाले हैं। अगर लड़के को मेरी हेयर स्टाइल पसंद आ गई तो मैं तुम्हें पैसे दूंगी, नहीं तो मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगी। पीलू फिर दुखी मन से उसकी हेयर कट करती है और हरी तोती वहाँ से चली जाती है। पीलू मन में ही कहती है, ऐसे कैसे चलेगा, कोई मुझे पैसे ही नहीं दे रहा है। हरी तोती को देखने के लिए लड़के वाले आते हैं। आपकी हेयर स्टाइल बहुत अच्छी है, लगता है किसी प्रीमियम ब्यूटी पार्लर में गई थी। ऐसे लड़का कहता है। ये सुनकर हरी बहुत खुश होती है और वो बाद में पीलू के पास जाती है। पीलू जी, मेरी हेयर स्टाइल मेरे होने वाले पति को बहुत पसंद आई, इसलिए मैं इसकी पेमेंट करने आई थी। आपको बहुत बधाई हरी, और धन्यवाद कि आप मुझे पैसे देने के लिए आई हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। पीलू सोच में रहती है, पता नहीं कितने दिन और गुजारने पड़ेंगे मेरे सैलून को जमाने में। जो भी आती है मेरी तारीफ करती है, लेकिन पूरे पैसे नहीं देती है। फिर एक रात एक हीरोइन उस जंगल से गुजर रही थी, तभी उसकी कार खराब हो जाती है। अरे, ये कार कैसी खराब हो गई? मेरा तो यहाँ आते ही सिर दुखने लगता है। कोई होगा क्या जो मेरी हेड मसाज कर दे? मैडम, इतनी रात में कौन सा लेडीज सैलून खुला होगा? तभी वहाँ से पीलू उड़ रही होती है। वो हीरोइन को देखकर रुक जाती है। अरे हीरोइन जी, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। मेरा ब्यूटी पार्लर है, आप मेरे यहाँ चलिए। फिर हीरोइन पीलू के पार्लर में चली जाती है और उससे हेड मसाज करवाती है। पीलू की हेड मसाज से उसे गहरी नींद लग जाती है और वो सुबह उठती है। अरे ये क्या, मैं यहाँ ही सो गई थी। पीलू, लगता है तुम कमाल की ब्यूटिशियन हो। अच्छा सुनो, मैं शूटिंग के लिए लेट हो रही हूँ। मुझे हेयर ड्रेसिंग करके शूट में जाना था, लेकिन लगता है मुझे बिना उसके ही जाना होगा। नहीं मैडम, आप मेरे यहाँ हैं, आप बिना हेयर स्टाइलिंग के कैसे जा सकती है? फिर पीलू हीरोइन के बहुत खूबसूरत हेयर स्टाइलिंग कर देती है। हीरोइन को वो बहुत पसंद आती है और पूरे जंगल में ये बात फैल जाती है कि पीलू के यहाँ हीरोइन ने हेयर स्टाइलिंग करवाई थी। पीलू, तुमको इस पार्लर से कितनी कमाई हो जाती है? यही कोई 500,000 रुपये, ज्यादा नहीं मिलते हैं मैम। अरे, तुम जैसी टैलेंटेड हेयर ड्रेसर को इतने कम रुपये? तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें महीने का 1 लाख रुपया दूंगी और अभी दूसरी हीरोइंस का तुम हेयर स्टाइल करना तो तुम करोड़पति बन जाओगी। पीलू ये सुनकर बहुत खुश होती है और अपने टैलेंट और मेहनत से वो बहुत जल्द ही फेमस हेयर ड्रेसर बन जाती है। अब पीलू एक गरीब हेयर ड्रेसर से अमीर हेयर ड्रेसर बन जाती है।